ये टीन दी शैड दे थल्ले स्कूल चलदा जिथे छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़न आउंदे ने। बहुत ही गरीब तबके नाल संबंध रखते ने बच्चे, जिन्हां दे परिवारां दा पिछोकड़ किसानी नाल है। 2 ਤੋਂ 2.5 एकड़ वाली किसानी वाले बच्चे खास करके इस स्कूल दे अंदर आउंदे ने, इस केंद्र दे। और इस स्कूल दी तस्वीर बयान कर रही है कि इसकी हालत जो एक स्कूल की होनी चाहिए वो नहीं है, पर फिर भी अध्यापक ने एक पहल कदमी की है जिस नूं लैके कुछ अध्यापक इकट्ठे होकर इन्हां नूं ज्ञान दे रहे हैं। और ये ज्ञान दे नाल बच्चे कित्थों तक वधणगे, किवें वधणगे, जो सरकार दा काम हुंदा है, सरकार ने काम क्यों नहीं किया, इस नूं लैके असीं गल कर रहे हैं। और एक छपरी दे थल्ले, एक शैड दे थल्ले ये स्कूल चल रहा जिथे कुछ गिणती दे विच बच्चे आउंदे ने और इत्थे विद्या प्राप्त कर रहे हैं। और असीं गल कर रहे हैं इस स्कूल दी, इस केंद्र दी, और इस स्कूल नूं चलाउण वाले उस अध्यापक नाल भी मिलावांगे जिस ने गुरु नानक साहब दे उस फलसफे दे उत्ते चलदियां एक पहल कदमी कीती है, क्योंकि गुरु नानक साहब दी चरण छो प्राप्त ये धरती है। और उन्होंने एक विचार दिता सी, विद्या विचारी तां परोपकारी, कि जिसने विद्या प्राप्त करके परोपकार कर लिया, परोपकारी बन गया, उसने विद्या नूं विचारिया जरूर है। विचारहीन विद्या मनुख नूं परोपकारी नहीं बना सकती। तो असीं उसी परोपकारी अध्यापक दे नाल मिलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ये सुपना किवें वेख्या और उसनूं किवें चला रहे हैं, सरकार की मदद मिलती है ਜਾਂ नहीं मिलती। हुण असीं सरस्वती शिशु मंदिर और इस स्कूल के अंदर आ जिथों के एक अध्यापक, परोपकार अध्यापक नीरज जयसवाल साडे नाल होणगे। उन्हां तों जाणदे हैं शुरुआत कदों हुंदी है और इन्हां दा सुपना किवें पैदा हुंदा है। सब तो पहला जी 10 समर न्यूज़ ते आपका स्वागत है जी। नमस्कार, मैं नीरज जयसवाल, प्रधानाचार्य हूँ शिशु मंदिर का। 10 साल हो गए हैं मैं पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को। बेला परसुआ में पढ़ाए, ये अपना यही पड़ता है निघासन तहसील में, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग ही निवास करते हैं। वहाँ पर जो है 3-4 साल हमने पढ़ाया और बच्चों से हमको बहुत लगाव रहता है, छोटे बच्चों से बहुत लगाव रहता है। इसलिए हमें मान लो अगर कोई दूसरा कार्य करने को दे दिया जाए तो हम नहीं कर पाएंगे। बेशक हमको 10 बच्चे मिले, हम बच्चों को ही पढ़ाएंगे, बेशक हमको उनसे कुछ मिले या ना मिले। वहाँ पर हम एक संस्कार केंद्र भी चलाते थे, वो भी निःशुल्क अपनी छुट्टी के बाद। और वहाँ जो हमको छुट्टी के बाद में मान लो अगर कोई पर्व पड़ता है और पर्व के बाद में वो गार्जियन जो वहाँ के लोग थे वो बहुत अच्छे लोग हैं, और वो गार्जियन खुद अपनी जो है हमारी हेल्प करते थे अपने हाथों से। जो भी उनको देना होता था, जब कोई पर्व पड़ता था तो पहले ही पूछ लेते थे कि आप आचार्य जी घर कब जाएंगे, तो हम बता देते कि फला तारीख को शाम को जाना है हमको, या पर्व से एक दिन पहले जाना है। तो अपने आप जितने बच्चे हमारे पास फ्री में पढ़ते थे संस्कार केंद्र में, उनको फ्री शिक्षा दी जाती थी। वो अपने हिसाब से जो है राशि उपलब्ध करा देते थे, या चावल देते थे, आलू सब्जी तेल जो भी होता था वो दे देते थे। नीरज जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, शिक्षा ज़रूरी क्यों है? सरकार का शिक्षा के प्रति रवैया कैसा है यूपी में? इसीलिए तो मैं स्कूल चला रहा हूँ कि बच्चे कुछ सीखें। लोग पहले एक कहावत कहते हैं कि जो बच्चे नैतिक शिक्षा पढ़ना नहीं जानते थे वही आतंकवादी बन जाते थे। ये ऐसा मैंने किताबों में ही पढ़ा है और पेपर में भी मतलब जो है निकला करता था। तो हम ये इसीलिए अपने शिशु मंदिर विद्यालय जितने हैं वहाँ पर पढ़ाई ही नहीं, वहाँ पर जो है संस्कार भी बच्चों को सिखाए जाते हैं। और अभी तक जहाँ तक हम पढ़ाएँ तो शिशु मंदिर में ही पढ़ाए हैं और अच्छे अच्छे लोगों से मिले भी। तो शिक्षा बच्चों के लिए इतना ही महत्व, बच्चों का महत्व है, और शिक्षा का महत्व है, बच्चों से लगाव है, और बच्चों का शिक्षा से लगाव है, और शिक्षा से बच्चों का लगाव है। तो शिक्षा बच्चों को वो रास्ता दिखाती है कि एक अच्छे मार्ग से निकले, वो कहीं जो है ऐसे मार्ग में ना जाएं जो उनको किसी दूसरे के द्वारा लाया जाए। आपने महत्वपूर्ण कहा है कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि एज ए टीचर आप शिक्षा मंदिर चलाते हो, तो सरकार का कैसा है? सरकार की सपोर्ट मिलती है? आप सरकार की सपोर्ट अभी तो नहीं मिली, क्योंकि अभी इसका उद्घाटन 12 फरवरी सन 2021 को हुआ है। और उद्घाटन में जो है हमारे मान लो मोनू भैया आए थे, सांसद जी के सुपुत्र हैं, वो गृहराज मंत्री के बेटे हैं, आए थे और 21,000 रुपये की जो राशि हमको उपलब्ध कराई थी जी। तो वो राशि हमारी हमने इसमें जो ऑफिस में लगा दिया है और कुछ अपने पास से लगा दिया है, तो हमारा छोटा एक ऑफिस तैयार हो गया है। अब ये यही हमारा विद्यालय है, यही हमारा मंदिर है, यही बच्चों का मंदिर है, यही बच्चों का विद्यालय, ये हमारा घर भी है, यहीं रुकते भी हैं। और क्योंकि हमारा पूरा मतलब तन मन धन केवल जो है शिक्षा पर ही आधारित है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, इसलिए हम बच्चों को कुछ जो है, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, मान लो सीखते सीखते सीखेंगे तब सीख पाएंगे। तो हम ये जो है बच्चों को हम सोच रहे हैं कि जो है आगे बढ़ने का
प्रयास करें। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, चुनौतियाँ क्या क्या रहती हैं स्कूल चलाने में, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है ना स्कूल के पास। चुनौतियाँ क्या, अभी मान लो इसमें सब कमी ही कमी है, अभी कुछ हुआ तो है नहीं, क्योंकि अभी ये करवाए थे बाउंड्री, छोटी सी बाउंड्री हुई है और 3 सेट है। ये हमको भी मालूम है कि 3 सेट में बच्चे थोड़ा जो है वैसे रहते हैं, लेकिन ये अपना जो है गांव क्षेत्र का विद्यालय है, ग्रामीण स्तर का, और इतनी जल्दी क्योंकि व्यवस्था इसकी हमको ही देखनी है सारी, तो हम अपने हिसाब से जो है इसको मैनेज करेंगे और इसकी पटाई उटाई करवानी है तो थोड़ा जो है, और सरकार भी हम सोच रहे हैं सरकार भी थोड़ी हेल्प करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो ऑन रोड विद्यालय है और संगठन का विद्यालय हमारा है, तो संगठन का विद्यालय है तो हम सोच रहे हैं कि जो है सरकार भी अगर हेल्प करेगी तो हो सकता है विद्यालय और अच्छा चले, ऊंचा चले, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। जैसे आपने बोला कि ऑन रोड पे पड़ता है ये शिक्षा केंद्र है जो, तो शिक्षा मंत्री कभी गुजरे नहीं इस रोड से, उनकी नज़र नहीं पड़ी? इधर क्या अभी तो आए नहीं, इधर तो आए नहीं, अगर आए होंगे तो मान लो या ध्यान नहीं दिया होगा अभी इतने दिन से, क्योंकि लॉकडाउन था और इतने 2-3 महीने में अभी जब चालू हुआ है 1 अक्टूबर से, 1 सितंबर से चालू हुआ विद्यालय खोलना जो था, 1 सितंबर से जो है अनुमति मिली विद्यालय खोलने की, तब से मैं विद्यालय जो है खोला हूँ। तो अभी मान लो तो नहीं निकले हैं, अगर निकलते भी तो मान लो देखते तो मैं अपनी बात उनसे रखता, जो हमारे विद्यालय की कमियां हैं उनको सरकार के द्वारा थोड़ी बहुत पूरी कराई जाए, बाकी तो हम पूरी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अपना निजी संस्थान है और हम यही सोचते हैं कि ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं, ये शहर में कहाँ जाएंगे पढ़ने दूर, और कुछ ग्रामीण ऐसे भी हैं कि शहर में पढ़ा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि महंगाई भी इतनी है और फीस भी इतनी मान लो हो सकता ना दे पाएँ, और सरकारी स्कूलों में है बच्चे अगर जाते भी हैं तो वहाँ कैसे 4 टीचर हैं और 700 लड़के हैं, तो कैसे पढ़ाई हो पाएगी वहाँ, तो वहाँ से कुछ बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। जैसे आपने बोला कि शिक्षक कम हैं और बच्चे ज़्यादा हैं, तो इसके लिए मुश्किल हो जाता है पढ़ना, तो ऐसे स्कूल की भी ज़रूरत है। ऐसे स्कूल की जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किसानों मजदूरों के बच्चे आते हैं तो इनसे जो प्राइवेट और निजी स्कूल होते हैं, स्कूल की फीसें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मुश्किल हो जाता है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? लेकिन इसमें हमारे में कुछ ज़्यादा नहीं मैनेज, क्या हम लोग अपना जो है, जैसे अब 1 रोटी है, हम लोग 4 लोग हैं तो थोड़ी थोड़ी करके खा लेते हैं, क्योंकि मान लो हमको बचाने की ज़रूरत नहीं, हमको शिक्षा देनी है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, संस्कार देने हैं, तो हमको इसमें बचाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को, मतलब फीस में जो है बस। और हमारे यहाँ मान लो 1800 रुपये साल की फ़ीस है बच्चों की, 1800 रुपये साल की, मैं सच्चाई जो बता रहा हूँ, 1800 रुपये साल की फ़ीस है बच्चों की। इसमें क्या है, और कम से कम जो है अभी हमारे पास कम से कम 70 बच्चे अभी एडमिशन हुए हैं, उसमें से कम 30 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, जिनके गार्जियन बाहर मतलब मजदूरी करते हैं और जो है उनके पास खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं है और रहने के घर नहीं है, तो ऐसे बच्चों को मैं जो है फ्री पढ़ाता हूँ यहाँ। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, जैसे आपने बोला कि एक रोटी होती है तो हम 4 बांट कर खा लेते हैं, जैसे हमारे गुरुओं ने भी कहा है कि वर्ण छको नाम जपो कीर्त करो, तो ऐसी बातें ठीक है, अच्छी लगती हैं और करनी भी चाहिए, और एक दूसरे के साथ ना मिले तो ज़िंदगी अच्छी भी नहीं गुजर पाती। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक ऐसी कौन सी नीति, कौन सी पॉलिसी हो और जो 4 हैं तो चारों को अपनी अपनी रोटी मिल जाए, आधी आधी ना करनी पड़े। नहीं, वो तो अपना भी निजी, अगर मान लो हम 4 लोग पढ़ाते हैं, अगर अपना निजी मान लो होता हमको और अकेले पढ़ाते, ओवरऑल जानना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के लिए, और 4 रोटियां कैसे पैदा की जा सकती? नहीं, वो तो मान लो 4 रोटियां क्या, मान लो एक ही अगर सरकार में चला रहा, पूरी सरकार चला रहा, तो सब उसी का ही है, और उसी के अगर अंडर में अगर 4 लोग हैं और एक मतलब मिल करके चल रहे हैं तो उनको सबको देना ही पड़ेगा, ये चीज़ है। आपने हमारे साथ बातचीत की है, अच्छा आपने काम किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੀਰਜ ਜੈਸਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂਕਾ, ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਿਗਾਸਨ।